हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 9 NCERT हिंदी की किताब संचयन भाग 1, जिसका पाठ 1 गिल्लू आज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन भाग 1। ठीक है, तो सबसे पहले इस पाठ को समझेंगे। इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने इस गिल्लू कहानी का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है और ये कहानी जो है उन्हीं की भाषा में है। तो आप मान लीजिए कि जो कहानी बोल रहा है वो महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गिल्लू। ठीक है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो ये पहला पैराग्राफ है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें महादेवी वर्मा जी वर्णन कर रही हैं। एक तरह से जब हम फिल्म देखते हैं ना, फ्लैशबैक में ये कहानी चलेगी, तो वो अपने बगीचे में बैठी हैं और कह रही हैं कि सोन जूही जो एक तरह का पौधा होता है जिसमें एक पुष्प निकलता है पीले रंग का, वो सोन जूही का पुष्प होता है। तो वो उसमें पीली कली निकली, उसे देखकर महादेवी वर्मा जी को अचानक, अनायास जो है उसका अर्थ है अचानक ही, उन्हें उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा यानी कि घनी हरियाली में छिप कर बैठ जाता था और जब वो पहुंचती थी तो कंधे पर कूद कर उन्हें चौंका देता था। तो तब वो कहती हैं कि उस समय मुझे कली की खोज रहती थी, है ना। यानी कि जब हम लोग कोई बेल वगैरह लगाते हैं ना, बच्चों पौधा लगाते हैं तो देखते रहते हैं, अरे इसमें कली निकल आई है ना, हमेशा ध्यान रखते हैं, तो बहुत खुशी होती है आज हमारे पौधे में कली निकली, फूल निकला। तो उस तरह से वो कह रही हैं कि तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण, लघु मतलब छोटा सा, प्राण यानी प्राणी, तो छोटे से जीव, छोटे से प्राणी की खोज है। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा जी को उसकी याद आ रही है, तो वो कह रही हैं कि लेकिन वो लघु जीव जिसे मैं याद कर रही हूँ वो तो अब इस सोन जूही की जड़ की मिट्टी में मिल गया होगा, यानी वो तो ख़त्म हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी और वो मिट्टी में मिल गया था, तो वो तो अब मिट्टी में मिल गया होगा। लेकिन वो कह रही हैं कि क्या पता वो मुझे ये जो कली निकली है ये वही है जो कली के रूप में मुझे चौंकाने आ गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए। अचानक एक दिन, अब जो है वो कहानी जो थी, अब वो किस बारे में बात कर रही थी ना, वो कहानी शुरू होती है 3rd पैराग्राफ में। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल खेल रहे हैं। छुआ छुअल क्या होता है बच्चों? हम लोग बचपन में खेलते थे ना कि चलो चलो जो दौड़ते हैं और जो छू लेता है, जो किसी को छू लेता है वो आउट हो जाता है, तो इसे पकड़म पकड़ाई या छुआ छुअल का गेम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 कौवे ऐसे खेल रहे थे चोंचों से, ऐसा लग रहा था कि मानो वो कौन सा खेल खेल रहे हैं, छुआ छुअल का खेल खेल रहे हैं। वो कल्पना कर रही हैं, है ना। यह काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक समादरित अनादरित, एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित अति अवमानित। तो वो कह रही हैं यह काक भुषुंडी, उन्होंने उन कौवों के लिए क्या शब्द यूज़ किया? काक भुषुंडी। काक भुषुंडी हिंदुओं के एक गॉड माने जाते हैं जो कि कौवे हैं, कौवे की शेप में है ना। तो वो कह रही हैं उन्हीं कौवों के लिए, वो कह रही हैं कि ये जो काक भुषुंडी हैं, कौवा रूपी देवता हैं, ये भी अजीब विचित्र पक्षी हैं। एक साथ ही इनको
समादरित यानी आदर प्राप्त होता है और एक ही साथ इनको अनादर यानी तिरस्कार भी प्राप्त होता है। विशेष आदर भी मिलता है और इनका अनादर भी होता है। ये अति सम्मानित भी होते हैं और अति अपमानित भी होते हैं, है ना। ऐसा क्यों उन्होंने बोला देखो बच्चों, क्योंकि देखो जो कौवा होता है उसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है, आपने सुना होगा, अच्छा नहीं लगता है ना उसको, तो हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं कौवे को, घर में आता है। लेकिन एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो है हिंदू में मानते हैं कि वो हमारे पुरखों के रूप में आते हैं। जब उनको हम भोजन देते हैं, ख़ास तौर से जब श्राद्ध पक्ष में जब पुरखों के लिए भोजन बनाया जाता है तो वो हमें कौवे का अंश भी निकालते हैं और हम मानते हैं कि उस रूप में वो हमारे पूर्वजों तक वो अन्न पहुंच जाएगा, तो उस समय उन्हें अत्यंत सम्मान भी प्राप्त होता है। इसके अलावा पर घर में अगर कौवा बोलता है आकर, तो ऐसा भी कहते हैं पुराने लोग कि भाई घर में कोई मेहमान आने वाला है, इस तरह से कौवा बोल रहा है, तो उसे सम्मान भी मिलता है और अपमान भी मिलता है, यानी उसे कोई पालता नहीं, कौवे को कोई अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अब वो आगे यही बातें कह रही हैं कि जो हमारे पुरखे हैं, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप में वो कह रही हैं कि हमारे जो पुरखे हैं ना तो गरुड़ भी एक पक्षी है ना के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में आ सकते हैं, भाई उन्हें तो काक यानी कौवा बनकर ही आना पड़ता है, ठीक है। अवतीर्ण होना पड़ता है मतलब कि प्रकट होना पड़ता है। और इसी के साथ उन्होंने बोला कि देखो इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो बोलते हैं हमारे अगर प्रियजन आने वाले होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कौवा बोल रहा है तो कोई प्रियजन आएगा, तो कहते हैं कि इतना मीठा संदेश होता है भाई, हमारे प्रिय के आने का संदेश हमें मिलता है तो हमें इतना अच्छा लगता है। लेकिन वो कौन बताता है? कौवा अपनी काँव काँव कर्कश स्वर में हमें बताता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो अपमानित भी होता है, हम कहते हैं ज़्यादा काँव काँव मत करो, कोई बहुत बोलता है तो उससे कहते हैं ना, वो बोलते तुम्हारी आवाज़ कितनी कर्कश है, काँव काँव करता रहता है, वो इस तरीके से हम अपमानित ही करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, है ना। तो वो कह रही हैं कि ऐसा मैं काक पुराण के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उन्होंने देखा कि गमला और दीवार के बीच में एक ओट सी थी, जहाँ पर उन्होंने अचानक देखा कि ये छोटा सा जीव क्या है। पास जाकर देखा तो वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो शायद अपने घोंसले से गिर पड़ा था और उसके आसपास कौवे घूम रहे थे, है ना। जो कौवे होते हैं या जो बड़े पक्षी होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, गिलहरी के बच्चे इनको खा जाते हैं, तो वो अपना आहार खोज रहे थे, उन्हें लगा कि उसको खा लें। काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। तो वो कह रहे काक द्वय मतलब काक यानी कौवा, द्वय मतलब तो 2 कौवे थे जो अपनी चोंचों से उसको मार रहे थे जिससे कि वो मर जाए तो उसको खा लें। तो वो कह रही हैं कि उन 2 कौवों के चोंचों के जो 2 घाव ही उस बेचारे लघु प्राणी यानी छोटे से प्राणी के लिए इतने ज़्यादा थे, तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसे मरा सा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब जिसमें कोई भी हरकत नहीं होती है, बिल्कुल डेड लाइक वो पड़ा हुआ था गमले से चिपटा। तो सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो जब महादेवी जी को उसमें दया आ गई तो सब लोगों ने कहा कि नहीं इसे तो कौवे की चोंचें लग गई हैं, तो अब ये नहीं बच पाएगा क्योंकि कौवे की चोंच जहरीली होती है, तो अब इसे ऐसे छोड़ देना चाहिए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेकिन महादेवी वर्मा जी का मन नहीं माना, तो वो धीरे से उसको उठाकर अपने कमरे में ले आई, रुई से पोंछ कर उसका खून, और फिर वहाँ पर उन्होंने मलहम लगा दिया पेंसिलिन का।
रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। ढुलक गईं, सॉरी, दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ में क्या समझाया उन्होंने कि जब कई घंटे तक उसका उपचार होता रहा तब उसके मुंह में पानी गया, फिर तीसरे दिन तक वह अच्छा खासा ठीक हो गया और आश्वस्त यानी कि निश्चिंत हो गया कि मैं सेफ हूँ। ठीक है ना। फिर 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी, है ना। तो वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और 3-4 मास में ही उसके जो रोए थे स्निग्ध यानी कि चिकने चिकने उसके बाल रोए, उसकी पूंछ ऐसे गिलहरी की होती है ना, झब्बेदार पूंछ होती है, और चंचल चमकीली आँखें सबको आश्चर्यचकित, विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं महादेवी जी कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा यानी जातिवाचक गिलहरी एक जातिवाचक संज्ञा है और उन्होंने उसको व्यक्तिवाचक यानी कि एक नाम दे दिया और इस तरह से उसका नाम रख दिया गया गिल्लू। और एक फूल रखने की हल्की सी टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। इस तरह से वो छोटा सा उसका लटकता हुआ घर बन गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो इस तरह से गिल्लू गिलहरी 2 वर्ष तक उनके घर पे वो रहा और वो जो झूले का घर उन्होंने बनाया था झूलता हुआ टोकरी का, उसमें आराम से बैठा रहता था और खुद ही झूलता रहता था। ठीक है। और उसकी आँखें कैसी थी, कांच के मनगों यानी कांच के मोतियों जैसी उसकी आँखें थी जिनसे वो इधर उधर देखता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो महादेवी जी कह रही है ना कि जब मैं लिखने बैठती थी, क्योंकि वो तो राइटर थी, लिखती रहती थी, तो वो गिल्लू जो था धीरे धीरे उनसे इतना फ्रेंडली हो गया कि उन्हें अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो उनके पास जो उनके पैर तक आता और पास में जो पर्दा था उस पर तेज़ी से चढ़ जाता और उतरता, चढ़ता उतरता। तो इस तरह से उनका ध्यान उसकी तरफ चला जाता और फिर वो उठकर उसे पकड़ने के लिए जाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। तो कहती कि कभी कभी मैं क्या करती थी कि उसको पकड़ लेती थी और फिर एक लंबे लिफाफे में रख देती थी। तो क्या होता था, उसके जो अगले 2 पंजे थे और सिर वो तो बाहर रहता था लिफाफे के मुंह से बाहर, और बाकी सारा शरीर लघुगात, लघु मतलब छोटा सा और गात यानी कि शरीर, वो उस लिफाफे के भीतर ही रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। ठीक है। वो इस तरह से करके उसको अपने लिफाफे को और टेबल पे रख देती और फिर वो चुपचाप कह रही, उन्होंने लिखा कि वो घंटों कभी कभी इसी पोजीशन में लिफाफे में बैठा और देखता रहता चुपचाप। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे
कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो फिर उन्होंने क्या कह रही हैं महादेवी जी कि फिर गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया, है ना, और नीम चमेली सब पौधों की गंध महक कमरे में धीरे धीरे आने लगी। गिलहरियाँ बाहर आकर अब झांक झांक के गिल्लू को देखने लगी और वो जाने क्या बातें करने लगे आपस में। तो और गिल्लू भी जाली के पास देखता उनको और ऐसा लगता कि वो बाहर जाना चाहता है, बड़े अपनेपन से उन्हें देखता, प्यार से देखता। तो महादेवी जी को लगा कि इसको इसके जैसे प्राणियों के साथ रहने की इच्छा होती है, तो मुझे अब इसे मुक्त करना ज़रूरी है। तो उन्होंने आगे क्या कहती हैं वो, मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो वो कह रही हैं कि मैंने कीले निकाल दिए और जाली का एक कोना खोल दिया जिससे कि वो बाहर चला जा सके। तो बाहर जाकर उसे बहुत अच्छा लगा, उसे लगा मानो मुक्त हो गया। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी चिंता हुई कि इतना छोटा जीव है, अगर ये पूरे घर में यूं ही घूमेगा बाहर अंदर तो कहीं इसे कोई कुत्ता बिल्ली भी खा सकता है। तो ये भी एक उनके लिए समस्या तो हो गई। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया, ठीक है ना। तो वो जब जाती थी तो उनका रूम बंद रहता था कमरा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते थे। तो वो कहने लगी कि जब भी मैं कॉलेज से लौटती थी और मेरा कमरा खोला जाता था तो मैं जैसे भीतर जाती वैसे वो जाली से उसे पता चल जाता कि मैं आ गई हूँ, और वो अपनी जाली के दरवाजे से भीतर आकर और दौड़ लगाता था उनके सिर से पैर तक, और रोज़ का ये उसका क्रम हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक एक्सप्लेनेशन लेंगे। अगले पेज जो 2 पेजेस और रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और बच्चों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, जिससे कि हिंदी को ईजीली हम लोग पढ़ते रहें। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।